सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूसेट एग्जाम का कॉमर्स का पार्ट। बेसिकली पार्ट फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर ही दिया था, और जिस दिन आपका एग्जाम था यानी कि 7 जनवरी को ही मैंने आपको पार्ट फर्स्ट यानी कि जो जनरल पेपर था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया था। अब जिसके अंदर बेसिकली दो तरह के पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 में जनरल पेपर आता है, पार्ट 2 में जो आपका सेकंड पेपर है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वही 100 क्वेश्चन को, कॉमर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगा सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक कट ऑफ यानी कि एक आइडिया जो आपका है सेफ स्कोर का, वो क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी इसके अंदर हो जाएगी। तो वो वाले पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हैं। बेसिकली जिसने भी ये पीडीएफ मुझे भेजी है, पहले तो थैंक यू। लेकिन ये पेजेस जो है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अलग अलग जो सेट हैं उसमें क्वेश्चन नंबर आपके अलग अलग होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ध्यान न देके, क्वेश्चन पे ध्यान देके अपने क्वेश्चन को अपने आंसर के साथ आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है 53rd क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान के चल रहे हैं और इसी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। Which statistical test is used to compare the means of 3 or more groups? अब आपसे बोला है ऐसा कौन से आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जो आपके कंपेयर करते हैं आपके 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को। अब ये कौन सी चीज का क्वेश्चन है? ये है आपके जो टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारे पास में। आपका टी टेस्ट होता है, काय स्क्वायर टेस्ट होता है, अनोवा होता है, इसके अलावा आपके जी टेस्ट होता है, मन विटनी यू टेस्ट होता है, बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट का अपना अपना काम होता है। जैसे आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें अलग अलग जो टेस्ट है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर टेस्ट कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता। जैसे हमारे पास में सिंगल जो वेरिएबल है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास में होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी होता है। अगर हमारे पास पीरियड सैंपल है तो पीरियड टी टेस्ट भी इसके अंदर होता है। स्मॉल सैंपल में स्टूडेंट टी टेस्ट लगता है, लार्ज सैंपल में जी टेस्ट लगता है, जेड टेस्ट यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से हम गुडनेस ऑफ फिट अगर चेक करते हैं उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 या 3 से ज्यादा मीन ग्रुप को आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, तो इसके अंदर यूज होता है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का अनोवा होता है, एक वन वे अनोवा होता है, एक टू वे अनोवा होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इसका आंसर आपका बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज रेसिस्टेंट टू आउटलायर्स? यानी कि यहाँ पे बोला है जो आपके आउटलेयर्स से रेसिस्टेंट होता है, हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जो आउटलेयर्स के प्रति प्रतिरोधी है। कहने का मतलब ये है कि जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके जो आपके क्या रहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज रहती हैं, एक्सट्रीम वैल्यू जो होती हैं उनसे ये प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोज में बताया है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है जो आपके कहीं ना कहीं जो ये आपकी नंबर सीरीज है उसके स्टार्टिंग और एंड के जो नंबर होते हैं उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम आउटलेयर्स भी कहते हैं, आउटलेयर्स नंबर यही होते हैं। अगर मीन की बात की जाए तो मीन सभी तरह के जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, तो ये आपका नहीं होगा। अगर हम मोड की बात करें, मोड भी सभी तरह के नंबर्स को यहाँ पे बेसिकली टेस्ट के लिए यूज करता है, तो ये आंसर भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है उसको हम जनरली मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो कि इसके अंदर फॉर्मूला भी आपको होगा, जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी यूज होता है। बट अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है वही हमारा मोड होता है, लेकिन इसके लिए भी हमको सबको कंसीडर करना पड़ता है। अब रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होता है हमारे पास में जो आपकी लोएस्ट, आपकी जो अपर वैल्यू होती है उसको हम लोएस्ट वैल्यू से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वही हमारी रेंज होती है। तो ये भी हमारे इसके अंदर इस नंबर सीरीज को कहीं ना कहीं इंक्लूड करती है। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन जो है वो आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है, मतलब बीच की वैल्यू होती है। तो इसको हम n+1/2 से कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपके आउटलेयर से रेसिस्टेंट होता है।
ठीक है बात। तो ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है, एक टेस्ट है। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बोला गया है इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। आपसे बोला गया है इसके अंदर की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट होता है, सम ऑफ इवेंट्स होता है, द अपोजिट ऑफ द इवेंट होता है, द यूनियन ऑफ इवेंट्स होता है। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सभी इवेंट्स का टोटल। तो सम ऑफ इवेंट्स आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इफ द जी स्कोर ऑफ ए डेटा पॉइंट इज 2 व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर आपको देखिए जेड टेस्ट आप यूज कर रहे हैं, जिसको जी टेस्ट भी कहते हैं, उसको अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो होता है आपका लार्ज सैंपल पे यूज होता है, ये आपको पता होगा। तो लार्ज सैंपल के मीन के जो बेसिकली कंपैरिजन है उसके लिए ये टेस्ट यहाँ पे यूज होता है। और आपका जो जी स्कोर है वो 2 आया, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है द डेटा पॉइंट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। मतलब जो मीन की वैल्यू है उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव आपकी वैल्यू है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर हम लोग बेसिकली टाइम वैल्यू की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ये आपने टर्मिनोलॉजी जरूर सुनी होगी, जिसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिनके अंदर हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसके अंदर आता है। तो बहुत सारे इसके मेजर होते हैं, कुछ इसके अंदर डिस्काउंटेड मेथड होती हैं, कुछ आपके डिस्काउंटेड नहीं होती हैं। तो जो मॉडर्न मेथड है वो डिस्काउंटेड मेथड में आती हैं और जो पुरानी मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड में आती है। अब आपसे इसके अंदर पूछा है डिस्काउंटिंग टेक्निक, तो डिस्काउंटिंग टेक्निक, अब यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली टेक्निक तो यहाँ पे दिख रही है आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है, दूसरा इसके अंदर होती है कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है, तो 2 तरह की टेक्निक होती है। अब ये 2 टेक्निक किस चीज के लिए यूज होती है, देखिए डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज होती है जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू को निकालने की बात कर रहे हैं। फ्यूचर के जो वैल्यू है उसकी आज कितनी वैल्यू होगी, हम प्रेजेंट वैल्यू को निकाल रहे हैं, दैट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। लेकिन अगर हम आज की वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो वो हमारा होगा कंपाउंडिंग टेक्निक। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला था डिस्काउंटिंग टेक्निक, तो आप क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसको निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड। अब इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। बोला है कि आपके वैल्यू में, आपके किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में, फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियंस हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपया है, तो उसमें क्या आता है, डिक्रीज हो जाती है वो करेंसी की वैल्यू जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, फ्लक्चुएशंस, करेंसी में फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो इसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको ये आंसर दिख जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड विच इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होंगी, तो इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम रैंडम तरीके से चूज करते हैं, उनको प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स के अंदर हम नॉन रैंडम तरीके से सैंपल्स को चूज करते हैं, उनको नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आपसे बोला गया है कि इसके अंदर से कौन सा प्रोबेबिलिटी मेथड है। अगर जजमेंट सैंपल की बात करें तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, कोटा भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप का मेथड है, और कन्वीनियंस भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप का है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब देखिए काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में 2 चीजें होती हैं, आपने जब भी इसको कैलकुलेट किया होगा, इसको हम एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास इसके अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। तो उन्हीं चीजों को हम इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है यहाँ पे टू टेस्ट फॉर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यही सही आंसर इसके अंदर बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पे बोला गया है डिक्सटेरिटी टेस्ट आर यूज टू जज द। अब डिक्सटेरिटी टेस्ट किसके लिए यूज होता है ये बोला गया है, जिसको हिंदी में निपुणता भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिए गए प्रोफिशिएंसी इन द कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट, या अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज।
तो ये जो टेस्ट होता है जिसको हम डिक्सटेरिटी टेस्ट कहते हैं, ये होता है आपके फिजिकल मूवमेंट के चेक करने के लिए। फिजिकल मूवमेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हैंड की स्पीड देखी जाती है, आपके काम करने की स्पीड देखी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, या इस तरह की जो चीजें हैं इसको हम डिक्सटेरिटी टेस्ट के अंदर रखते हैं। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट इसके अंदर आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ मैनेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। रूल्स ऑफ मैनेजर किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपके किया था यहाँ पे हेनरी मिर्जबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको सही आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर दो तरह के आपके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कमिटीज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम आर। जो हम लोग कमिटीज को फॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम मतलब क्या है, इसके अंदर एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम इसको फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एडॉक एंड स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। क्योंकि एडॉक बेसिस पे आपने सुना भी होगा, कोई अगर यहाँ पे एम्प्लॉय लगता है एडॉक बेसिस पे, एडॉक का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसका एग्रीमेंट उतने टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे ही वो काम खत्म हो गया फिर आपका एग्रीमेंट जो होता है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये जो कमेटी है वो स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बनाई जाती है। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको, आपने अकॉम्प्लिश कर लिए, तो ये कमेटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। तो इसको हम एडॉक कमेटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको ये दिख रहा है, यही आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, जोन ऑफ इंडिफरेंस सब्सटेंशिएट्स। यहाँ पे बोला गया है जोन ऑफ इंडिफरेंस किस चीज को प्रमाणित करता है। ऑप्शन है क्लासिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, कंपिटेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी या न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए जोन ऑफ इंडिफरेंस का बेसिकली जो मीनिंग या इसके अंदर जो थ्योरी है इससे रिलेटेड है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, इस चीज से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब जो वेरिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, हम वेरिएशन चेक कर रहे हैं, तो कौन सा आपका यहाँ पे मेजर नहीं होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। रेंज है, वेरिएंस है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है या फिर मोड है। अगर हम लोग बात करें तो रेंज है, ये भी आपके वेरिएबिलिटी के लिए होता है, वेरिएंस चेक करने के लिए। वेरिएंस तो आपका होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी होता है, लेकिन मोड यहाँ पे वेरिएबिलिटी नहीं बताता है, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर्स की कि कितने बार आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। अब ये आपका क्या है, एनपीसी से रिलेटेड है। ये आपका एनपीसी मतलब हो गया आपका ये आपका कर्व से रिलेटेड है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो आपका होता है एनपीसी उससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, इसके अंदर 3 लिमिट होती है, ठीक है। ये आपकी सेंट्रल लिमिट होती है, यहाँ पे आपका जितना एक्स बार है उतना ही आपका मीडियन भी होता है, उतना ही आपका मोड भी होता है, तीनों मेजर यहाँ पे बराबर होती है। अब इसका जो आधा हिस्सा होता है ये आपका माइनस यहाँ पे 0.5 होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, और ये राइट साइड में ये भी 0.5 होता है। इसका टोटल एरिया अंदर 1 होता है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारी अलग अलग लिमिट बनती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर मैं बस के चेंज कर लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिमिट बना रहा हूँ, ठीक, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये वाला एरिया की मैं बात करता हूँ, तो ये आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा हूँ, पूरा एरिया ये आपका पूरा कवर करेगा, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ये पूरा एरिया की अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट, तो ये आपका 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है वो कवर हो जाता है। तो इसकी अलग अलग यहाँ पे क्या होती है,
वैल्यू होती है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो आपसे इसके अंदर बोला गया है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपसे बोली गई है, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का 68% होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की भी पूछी जा सकती है इन फ्यूचर किसी एग्जाम में, वो होता है 95% के अराउंड, और तीसरा होता है 99% की। तो इसके बाद पॉइंट में भी डेटा होता है, उसको भी याद करना आप लोग, 95 पॉइंट समथिंग, 68 पॉइंट समथिंग, 99.73, ऐसा ये आपका होता है। इस तरीके से डेटा गिवन होता है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर पॉइंट वाले भी पूछ लेता है इसलिए, लेकिन अभी के लिए 68% आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखिए इंडिया के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका क्या है, ये आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि आपका सेबी है, तो ये तो आपका डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये आपका बेसिकली सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने का एक आपका एपेक्स बॉडी है। थर्ड अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो आपका IFCI है वही आपका क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हमारा सेंट्रल बैंक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पेंशन फंड। पेंशन फंड का प्राइमरी पर्पस क्या हो सकता है, टू प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम, टू फाइनेंस एजुकेशनल लोन, टू इन्वेस्ट इन ए रियल एस्टेट, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इसका सही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही बन रहा है, टू प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, पेंशन का मतलब क्या है, रिटायरमेंट के बाद बेसिकली एक रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए, तो वही आपका कहीं ना कहीं पेंशन फंड का जो आपका बेनिफिट है वो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन बैंकिंग व्हाट इज डीमैट अकाउंट यूज फॉर। देखिए डीमैट अकाउंट आप सभी ने, हो सकता है किसी ने यूज किया हो, किसी ने नहीं भी किया हो। तो डीमैट का मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। डीमेटरलाइज्ड अकाउंट किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे आपका एंशिएंट टाइम पे या फिर आपका ट्रेडिशनल टाइम पे, पुराने टाइम पीरियड पे आपके जो CS होते थे, वो CS खरीदे और बेचे जाते थे, तो उसके लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता था, तो वो फिजिकल फॉर्म में होता था। वहां पर आपके पास में फिजिकल बाई पोस्ट वहां पे चीजें आती थी, जिसके अंदर CS परचेजिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें आपकी इन पेपर होती थी, हार्ड कॉपी में होती थी। लेकिन अब हार्ड कॉपी में कुछ भी क्लाइंट को नहीं मिलता है, अब सारे सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव रहता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो उसी से आप शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, होल्डिंग एंड ट्रेडिंग CS इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है आपको, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस वो होता है जहाँ पे हम लोग पुअर एंड बैकवर्ड जो सोसाइटी के पीपल है उनको फंडिंग करने की बात करते हैं, वो आपका माइक्रो फाइनेंस में आता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका सही आंसर बन जाएगा, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ERG नीड्स थ्योरी फोकस ऑन। अब बेसिकली ये आपका मोटिवेशन की थ्योरी है, और मोटिवेशन की थ्योरी में ERG थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। इनका फुल फॉर्म पूछा है, तो ERG में E का फुल फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस, R का फुल फॉर्म होता है रिलेटेडनेस, और G का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 67th क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर कौन होता है, सहभागी नेता कौन होता है, फीचर क्या है उसका, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, या इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब देखिए इसके अंदर इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो मुझे लगता नहीं ये आंसर बनेगा। दूसरा अगर हम स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग करें तो ये आंसर नहीं है, ये आपका ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है उसकी डेफिनेशन है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें, सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं वो सबकी राय लेते हैं, सबको बेसिकली इसके अंदर अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसका जो भुगतान है या फिर उसका जो एक तरीके से क्रेडिट है वो सिर्फ एक को नहीं जाता है, या कुछ अच्छा काम हो गया उसका क्रेडिट सबको जाएगा, पूरी टीम को जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज हो जाती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी एक जगह पे नहीं रख रहे हैं, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे उस अथॉरिटी को हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग का राइट सिर्फ एक बंदे का नहीं होगा, जितने बहुत सारे जो टीम है, मेंबर हैं, वो मिलकर अपना डिसीजन लेंगे। तो यही इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी किससे डील करती है? तो इसके अंदर देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करें, वर्किंग ऑफ एम्प्लॉइज है, सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग या प्रोडक्टिविटी एंड टर्नओवर। अब इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लगता है वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्किंग ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल पॉलिसी से रिलेटेड होता है कि पर्सनल का जो आपके कार्मिक नीति है, हिंदी में हम लोग कहते हैं, एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनका रेमुनरेशन है, उनकी सैलरी की बात की जाएगी, उनके बेसिकली वर्किंग इन्वायरमेंट की, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट की बात की जाएगी, गुड रिलेशनशिप की बात की जाएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात की जाएगी। तो वो सारी पर्सनल पॉलिसी में आती हैं। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोई मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ये लग रहा है यही है वर्किंग ऑफ एम्प्लॉइज, तो मेरे हिसाब से यही आंसर इसका बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोडक्टिविटी एंड टर्नओवर की बात करें तो ये पर्सनल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, ये तो फिर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही आंसर बनना चाहिए। हो सकता है कुछ और आंसर हो तो आप लोग उसको बता भी सकते हैं। चलिए 69th क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है हमारे पास जब भी कंपनी में हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिक्रूटमेंट के कुछ हमारे पास में इंटरनल सोर्स होते हैं, कुछ हमारे पास में एक्सटर्नल सोर्स भी होते हैं। इंटरनल सोर्स वो होते हैं जब हम कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं, प्रमोशन करते हैं, या इस तरह की चीज़ें, तो इंटरनल सोर्स हैं। एक्सटर्नल सोर्स में वो चीज़ें होती है जब बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को लेके आ रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स आपसे पूछा है, प्रमोशन तो आपको पता है इंटरनल सोर्स है, ट्रांसफर भी आपका इंटरनल सोर्स है। अगर हम बात करें रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्स है, लेकिन अनसोलिसिटेड एम्प्लॉइज की बात करें तो ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रेनीज आर अटैच्ड टू सीनियर वर्कर इट इज कॉल्ड। जब हमारे ट्रेनी जो होते हैं वो सीनियर वर्कर के अंदर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ द नेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की बात की गई है। अब इसके अंदर देखिए सही आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1945, जबकि आपको पता है यहाँ पे हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो बात करते हैं 1944 के अंदर, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स के अंदर एक समझौता हुआ था। बेसिकली वहां पर दो जो ट्विंस हैं उनका जन्म हुआ था, दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, एक IMF होता है, एक वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, ये हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं इनको, 1944 के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेंबर था इंडिया, वो हमारा फाउंडर मेंबर था, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का फाउंडर मेंबर था। तो 1944 या 1945 इसका सही आंसर बनना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में मुझे कहीं भी ये दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाए, तो देखते हैं इसका क्या आंसर, ऑफिशियल आंसर की में क्या निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या चैलेंज है, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा है? हाई लिटरेसी रेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूरल की बात की जा रही है तो वहां पे लिटरेसी रेट कम ही होगी। डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, इसको अभी देखते हैं। होमोजीनियस मार्केट सेगमेंट, होमोजीनियस मार्केट सेगमेंट यहाँ पे नहीं होता है। ओवर क्राउड मार्केट भी नहीं होता, लेकिन हाँ डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड जरूर होता है। अगर हम लोग बात करें रूरल मार्केटिंग में तो अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी के जो मोटिवेशन है वो अलग होता है, हर किसी का पोजीशनिंग अलग होती है, हर किसी का यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, तो हर किसी के बिलीफ्स अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बिलीफ्स, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड मेरे हिसाब से ये सही आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज ए की कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपका किससे रिलेटेड होता है? इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली जब हम लोग ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पे होता है, आपको दिख रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ऑटोमेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो जब भी आप कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी वेबसाइट पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको ऐड वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वही ऐड आपके प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन बैंकिंग व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर। केवाईसी किस चीज के लिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है? तो सिंपल सा है, नो योर कस्टमर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसको हम केवाईसी कर रहे हैं, जैसे बैंक से आपसे बार बार पूछा भी जाता होगा कि अपनी केवाईसी करवाइए, केवाईसी करवाइए,
तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो उसमें आप क्या करते हैं, अपनी डिटेल भरते हैं फॉर्म की, अपना नाम, ये सारी एड्रेस, और जब भी आपको कोई चेंज करवाना होता है तब भी आप केवाईसी कराते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वो इसका मतलब ये रहता है कि बैंक के पास आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, बैंक को पता चलता है कि आप उनके कौन एम्प्लॉय हो, ठीक ना। तो यही आपका होता है केवाईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बुल मार्केट। अब जब मार्केट की बात आती है, ये वाली मार्केट नहीं है, ये है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट देखने को मिलती है, एक बुल होती है, एक आपकी बियर मार्केट होती है। तो ये दो मार्केट आपको देखने को मिलते हैं। तो बुल मार्केट का मतलब होता है जब भी हम लोग राइजिंग स्टॉक प्राइसेस की बात करते हैं, ए मार्केट विद राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, तो इसको हम बुल मार्केट कहते हैं। जबकि जब घटती हैं प्राइसेस तो उसको हम, स्टॉक प्राइस डिक्लाइन होती है तो उसको हम बियर मार्केट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी में आपको सही आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म अंडरराइटिंग इज यूज्ड इन विच सेक्टर। अंडरराइटिंग किस सेक्टर में यूज होता है? अंडरराइटिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, तो इंश्योरेंस में यूज होता है। आपको पता है अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग होता है बेसिकली एक तरह का कमीशन। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, आपने मान लिया जाए 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली आपने, तो वहां पे जो आपका एजेंट होगा उसको कुछ ना कुछ उस पर कमीशन मिलेगा, जिसको अंडरराइटिंग कहते हैं। तो मान लिया जाए उसको 1% मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, तो ये अंडरराइटिंग कमीशन होता है। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट। क्रेडिट रेटिंग क्या इंडिकेट करता है? तो क्रेडिट मतलब लोन हो गया, सीधी सी बात है। रेटिंग मतलब आपको पता ही है, तो सीधी सी बात है, ये बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे ए लोन। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि एक जो बोरोवर है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो रिपे कर देगा उस क्रेडिट को, उस लोन को। तो ये इसकी क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड प्राइमरली इन्वेस्ट इन स्टॉक। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा। डेट वाली म्यूचुअल फंड भी होते हैं और आपके इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले चूज करना होता है। डेट वाले भी अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, कुछ कैटेगरी डेट की मिलेगी, कुछ कैटेगरी इक्विटी की मिलेगी। तो आपके जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अगर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब प्राइमरली मतलब हो गया मैक्सिमम जो स्टॉक आपके म्यूचुअल फंड हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उसको इक्विटी फंड कहते हैं। अब इक्विटी फंड के अंदर रिस्क जो है बहुत हाई रहता है और आपका रिटर्न भी हाई रहता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपके इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इस पेपर का, लेकिन आप अपने क्वेश्चन में मैच कर लेना। Which of the following is an agriculture income as per the Income Tax Act 1961? इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इनकम, अंडर सेक्शन 10 में आपने इसको पढ़ा होगा इनकम टैक्स के अंदर। तो कौन सी ऐसी इनकम है जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है? ये बोला गया है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग बैम्बू, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम फिशरीज या इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग नहीं आता है, फिशरीज भी नहीं आता है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग भी नहीं आता, लेकिन इनकम फ्रॉम ग्रोइंग बैम्बू ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कुछ आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपने, इसका आंसर क्या होगा। मिस्टर विक्रम is an Indian citizen who resides in Australia and represent Australian cricket team. He visit India for 100 days in each financial year and this has been his practice for the past 10 financial year. His residential status for the assessment year 2024-25 will be। अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स भी होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होते हैं, ठीक, और एक आपका नॉन रेजिडेंट भी होते हैं। अगर ऑर्डिनरी है तो उसके बाद फर्दर चेक किया जाता है कि ऑर्डिनरी आपका बेसिकली रेजिडेंट है, तो चेक किया जाता है कि आपका ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। अगर नॉन ऑर्डिनरी है तो फिर आपका अलग शर्त उसके अंदर लगती है। तो समझते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को। इसने बोला क्या है, इसने बोल रखा कि आपका ही विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन ईच फाइनेंशियल ईयर। वो क्या कर रहा है कि 10 साल से, पिछले 10 सालों से हर साल वो 100 दिन यहाँ पे इंडिया में रह रहा है। यही तो बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे शर्त की बात करें, जब भी हम लोग क्या करते हैं अपने जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए शर्तें क्या होती है। तो सबसे पहली शर्त हम लोग देखिए उसके लिए देखते हैं कि 60 डेज वो आपका होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर में 60 दिन उसने इंडिया में होना चाहिए। ये हम लोग रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये बात हो रही है रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट होने की, फर्स्ट रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो 60 डेज प्रीवियस ईयर में है क्या, बिल्कुल है, 100 दिन जो रहा है वो, तो वो बिल्कुल पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त के अंदर बोला जाता है कि आपका कम से कम कितना रहना चाहिए, उसने 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स प्रीसीडिंग लास्ट ईयर। तो ये आपका होना चाहिए दूसरी शर्त, 365 दिन उसने पिछले 4 सालों में इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो क्या वो पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है, बिल्कुल रहा है, 4 सालों में वो 400 दिन रहा है, 365 दिन से भी ज्यादा रहा है, तो बिल्कुल ये दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं, तो रेजिडेंट तो वो बिल्कुल है, रेजिडेंट तो कंफर्म हो गया वो है। अब इसको फर्दर चेक किया जाएगा कि ये ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक, पहली शर्त आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आगे की हम 2 शर्तों को आप देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी निकलता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ठीक। चलिए, तो उसके लिए फर्दर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर हम कहते हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, बेसिकली प्रीवियस ईयर हैं, जो आपके 10 प्रीवियस ईयर थे उनमें उसने एक पहली शर्त इसके अंदर ये होती है कि 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसने 730 डेज इंडिया के अंदर रहना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त पे फिर जाएंगे, तो पहली शर्त की अगर हम बात करें तो 7 प्रीवियस ईयर के अंदर 730 डेज उसने रहना चाहिए, ये शर्त है। लेकिन वो कितना रह रहा है, 7 प्रीवियस ईयर के अंदर सिर्फ 700 दिन रहा है, तो पहली शर्त खत्म हो गई। तो पहली शर्त जब कंप्लीट नहीं हुई तो हमको फर्दर दूसरी शर्त इसके अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम 730 डेज होना चाहिए था, लेकिन उसको एक साल में वो सिर्फ 100 दिन रह रहा है, तो 7 साल में 700 ही दिन तो रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा, रेजिडेंट तो है वो लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय एन इंडिविजुअल हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के अंदर उसका 30% मैक्सिमम रेट है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से आपके पास में आ गया है। मिस्टर कुमार मैन्युफैक्चर रबर फ्रॉम अ रबर प्लांट ग्रोन इन इंडिया, these are then sold in the market for 30 lakhs. The cost of growing rubber plant is 7 lakhs and the manufacturing rubber is 5 lakh. The agriculture income of Mr. Kumar as per the provision of income tax act 1961 will be. अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको इसके अंदर सिर्फ एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम की, किससे, ग्रोइंग ऑफ रबर से इंडिया के अंदर, तो सिंपल सा रूल है 65% एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बाकी की जो आपकी 25% आपकी बचती है वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 35% जो आपकी बचती है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आपसे बोला गया है एग्रीकल्चर इनकम बताने को, तो सबसे पहले हम इसके अंदर इनकम तो निकालते हैं, उसका फिर 65% निकाला जाएगा। तो इनकम निकालने के लिए आपको पता है 30 लैक्स की उसने टोटल यहाँ पे सोल्ड किया मार्केट में, जिसमें से 7 लाख रुपया माइनस कर देंगे जो खर्च हुआ उसका मैन्युफैक्चरिंग करने में, और 5 लाख रुपया बेसिकली प्लांट पे उसका खर्च हुआ है, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर 30 में से हम लोग 30 लैक्स मतलब 12 लैक्स इसको माइनस कर देंगे, 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 लैक्स आपके पास में इनकम आ गई है। अब इस इनकम को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया जाएगा। इसका अगर हम 65% मानेंगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, और अगर हम लोग टैक्सेबल इनकम की बात करें तो वो 35% रह जाएगी। तो 65% 18 लैक्स का अगर आप निकालते हैं तो आता है 11.7 लाख। ठीक, तो बाकी के जो रिमेनिंग 6.3 लैक्स है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 11.7 लाख रुपीस। चलिए ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है व्हाट डज पोजीशनिंग इन द मार्केटिंग रेफर्स टू। पोजीशनिंग किस चीज को रेफर करता है? प्लेसिंग प्रोडक्ट इन रिटेल स्टोर, डिफाइनिंग ए ब्रांड यूनिक वैल्यू पोजीशन इन द कस्टमर्स माइंड, टारगेटिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट, या सेटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो पोजीशनिंग का मतलब होता है डिफाइनिंग ए ब्रांड्स यूनिक वैल्यू पोजीशन इन द कस्टमर माइंड, मतलब एक कस्टमर के माइंड में
आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है उसको हम पोजिशनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CLV आपको बोला गया है इन मार्केटिंग CLV स्टैंड्स फॉर, तो CLV किस चीज के लिए होता है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लीवरेज वेरिएबल, कस्टमर लीड वेरिएबल वेरिफिकेशन या कॉस्ट लॉजिस्टिक एंड वैल्यू। तो CLV यूज होता है आपके कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए। कहीं ना कहीं ये आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि जस्ट आपको बेचना है, हम कहते हैं कि कस्टमर के साथ एक लाइफ टाइम वैल्यू बनाओ, उनको अपना लॉयल कस्टमर बनाओ। तो इससे पता चलता है कि आपका कस्टमर आपके लिए कितना लॉयल होता है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए तो इससे अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि कितने नंबर पे हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एक जनरल वैल्यू की बात करें, जनरल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फ्लक्चुएशंस तो इसके अंदर होगा, सब्जेक्ट वाइज जरूर फ्लक्चुएशन होगा नंबर्स में कि कितने नंबर यहाँ पे कितनी मेरिट जाती है। मेरिट में जरूर यहाँ पे अलग अलग आपके सब्जेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक जनरल आइडिया, तो अगर आपके 180 के अराउंड नंबर बन रहे हैं, दोनों पेपर में मिला के एग्रीगेट 180 के अराउंड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। ठीक है बात। तो अगर 180 या 175 प्लस आप अगर जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये आपके एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और इसके अंदर आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है। तो ये सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया 180 ±5। ठीक है बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ B2B मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग बहुत तरह की होती है, B2B होती है, B2C होती है, C2C होती है। तो बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई जाती है। तो B2B का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर बिजनेस। B फॉर बिजनेस, B फॉर बिजनेस। तो एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को फोकस करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या सर्विसेज को बेचने के लिए, तो उसको हम B2B मार्केटिंग यहाँ पे कहते हैं। ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे A owes 60,000 to B before clearing his liability. A dies leaving behind an estate worth rupees 40,000. In this case, A's legal representative are liable for. अब यहाँ पे बोला गया है A ने 60,000 रुपए किसी के देने हैं, किसके? B के। लेकिन B के 60,000 रुपए देने से पहले A की मौत हो जाती है, मतलब A मर जाता है और उसके पास क्या रहती है? 40,000 की एक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रहती है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको देख रहा है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो कितने पैसा पे करने के लिए लाइबल होगा? B को। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, जितना वो पीछे अपने छोड़ के गया है, जितने की प्रॉपर्टी है, उतना वो पेबल होगा। तो 40,000 इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे अब आपको बोला गया है इन मार्केटिंग AIDA मॉडल स्टैंड फॉर। AIDA किससे रिलेटेड होता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर या एक्शन से, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट या असेसमेंट, ऑडियंस इंपैक्ट, डिलीवरी एनालिसिस या अवेयरनेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या एम्प्लीफिकेशन। तो ये जो AIDA मॉडल है बेसिकली ये होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है AIDA का फुल फॉर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है Which of the following is a characteristics of relationship marketing? कौन सी characteristic है आपकी relationship marketing की? Short term transactions, focusing only on the new customers, building long term engagement with the customer या emphasizing low prices over customer services। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विद द कस्टमर्स। तो इसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। ओके अब यहाँ पे है क्रॉस सेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ। क्रॉस सेलिंग क्या है? सेलिंग प्रोडक्ट एट ए क्रॉस बॉर्डर लेवल, नहीं ये भी नहीं है। सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। सेलिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, या फिर सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू क्रॉस चैनल मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट हमने बेच दिया, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि एक जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ एक और प्रोडक्ट उसको बेचा जाए या एक और सर्विसेज उसको बेची जाए, तो उसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिखेगा सेलिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कस्टमर को क्या किया, एक टी बैग बेचा, एक चाय पत्ती की पैकेट बेची, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ एक मिल्क का पैकेट भी बिक जाए। तो मैं एम्फेसाइज दूंगा उसको, उनको कहीं ना कहीं ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रॉस सेलिंग के थ्रू मैं करूंगा कि मिल्क प्लस टी दोनों यहाँ पे सेल हो जाए। तो इसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। ओके
तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में हम पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आपको बोला गया है डिक्लाइन स्टेज कौन सी होती है जब हम लोग एलपीसी प्रोडक्ट लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं इसको, पीएलसी भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अलग अलग फेजेज होते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, फिर डिक्लाइन फेज होता है, ऑब्सोलीट फेज होता है। 4 फेज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपसे इसके अंदर कौन सा फेज का, डिक्लाइन फेज का बोला गया है। तो डिक्लाइन के अंदर कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है सेल्स और प्रॉफिट आपके कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिख रहा है। तो यही आपका डिक्लाइनिंग स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। क्लियर। तो सारे क्वेश्चन हमने जो 50 क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं, इनको आप अपने क्वेश्चंस को मिलाइएगा और अपने आंसर्स को मैच करने के बाद कितना आपका स्कोर बन रहा है उसको आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस को मेरा एक्सप्लेन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये पेपर जो है आपका सिर्फ पेपर है एक, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके कहीं ना कहीं कंफर्म आपके अगर माइंड में बैठ जाते हैं, कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं, तो आगे के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आने वाले एग्जाम्स हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए अभी इनको कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने खूब डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।